गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम रिवीजन टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे पहला प्रश्न है, और इस पहले प्रश्न में आप लोग जैसे देख रहे हैं कि लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती है। ठीक है, क्यों इसलिए कहा है क्योंकि पहले के जो लोग थे वो सादा जीवन जीते थे। उनके विचार उच्च रहा करते थे। वो चरित्र पर ज़्यादा जोर देते थे, समाज के कल्याण पर ज़्यादा जोर देते थे, सामाजिकता और नैतिकता के समर्थक थे, पक्षधर थे। आज लोग उपभोक्तावादी संस्कृति के पक्षधर हैं, और इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव हिला दी। इससे हमारी एकता और अखंडता प्रभावित होती है। इसके अलावा यह संस्कृति भोग को बढ़ावा देती है, वर्ग भेद को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक ताना बाना नष्ट होने का खतरा है। बच्चों, वास्तविकता तो ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति है। मैंने जैसे इसके पहले वीडियो में बताया था कि त्यक्तेन भुज्यता, त्याग के बाद उपभोग करो, ये हमारी संस्कृति है। और परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचा करके और सुख की अनुभूति करना हमारी संस्कृति में है। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति स्वार्थ की संस्कृति है, ये परार्थ की संस्कृति नहीं है। इसमें अपने सुख को देखा जाता है, अपने फायदे को देखा जाता है, सामने वाले को क्या नुकसान हो रहा है इसका ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण से यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। बच्चों, तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। इस कारण से लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक रखते थे। जैसे अपने यहाँ मैंने बताया था कि लाठी डंडे लेकर लोग चलते हैं, वैसे वहाँ पर लोग हथियार लेकर चलते थे। अनेक सुनसान जगह थी जहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई नहीं था, न कोई खुफिया विभाग था। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार देते थे। और डाकू भी क्या है, लूटने के पहले यात्रियों को मार डालते थे, क्योंकि उनको इस बात का भय बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके पास खुद हथियार हो और ये क्या है, हम लोगों पर आक्रमण कर दे, हम लोगों को मार दे। सामने वाले के पास कुछ धन संपत्ति हो या ना हो बच्चों, लेकिन क्या है, अगर डाकुओं को से लूटना है तो उससे सबसे पहले उसको
दांत से मारते थे। इसलिए यात्रियों की हत्या का डर हमेशा बना रहता था। अब बात आती है कि इसमें से लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों बिछड़ गया था। तो जैसे कि यहाँ पर इसका उत्तर नहीं दिख रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि लेखक अपने साथियों के साथ जा रहा, घोड़े में सवार होकर के जा रहा था और लंकोर की तरफ। तो ये होता क्या है कि रास्ते में अचानक ऊंची चढ़ाई के कारण से उसका घोड़ा पीछे रह गया। धीरे धीरे लेखक एक दो रास्ते दोराहे पर पहुंचा, माने जहां से दो रास्ते जाते थे। अब वहां से वह लंकोर का रास्ता भूल गया। दो रास्ते में से जिस रास्ते पर जाना चाहिए था, जैसे एक राइट हैंड को जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड को, तो जिस रास्ते से जाना चाहिए उस रास्ते से ना जा करके दूसरे रास्ते पर वो रास्ते लेखक चला गया था और वो पिछड़ गया। देखिए उस दूसरी बात क्या है कि जो लेखक का जो घोड़ा था वो चढ़ाई में जैसे धीरे धीरे चढ़ रहा था, तो लेखक ने सोचा कि बेचारा थका हुआ है, ये भी प्राणी है, धीरे धीरे चल रहा है तो चलने दे। तो घोड़ा भी स्वस्थ था और जिसके कारण से क्या है लेखक ने उस पर मारपीट कुछ नहीं की, क्योंकि अगर उसे क्या है ज्यादा उसे जोर डालता था तो और क्या है वो थका हारा था तो और धीरे धीमा चलना शुरू कर देता था। और धीरे धीरे क्या है काफी गैप हो गया था, तो उनके जो है साथी थे तो साथियों से वो क्या काफी बीच में डिस्टेंस हो गई थी, दूरी हो गई थी, तो उनके साथी भी उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो जहां पर जो रास्ता उसको दिखता गया उसी को आगे बढ़ते चले गए। आफ्टर द स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें दिखा है लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। रास्ते के घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और वो अकेले से रास्ता भूल गया। वह दूसरे रास्ते पर 1.5 मील चलता गया, है ना, फिर वापस आकर के दूसरे रास्ते पर गया। तो इस तरीके से हीरा और मोती दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब गहरी दोस्ती थी, कैसी गहरी दोस्ती थी, इस बातों का पता कैसे चलता है आपको किन किन प्रसंगों से ये पता चलता है कि हीरा और मोती गहरे दोस्त थे। तो बच्चों इसके लिए कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि हीरा और दो मोती दोनों गहरे दोस्त थे। जैसे कि दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल पर गाड़ी या गाड़ी पर जोत दिए जाते थे तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ उठाने स्वयं झेल जो तो उठाने की कोशिश करते थे। इनका प्रयास रहता था कि जो उनका साथी है उसे क्या है कम बोझ उठाना पड़े। नाद में खाली भूसा पड़ जाने पर दोनों साथ में नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे।
एक के मुंह हटा लेने के बाद दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत पर पकड़ लिए जाने पर दोनों का घेराव कर लिया, तब हीरा निकल गया था। परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। मटर के खेत में क्या है, जब दोनों को घेर लिया, उसमें से यहाँ पर हीरा तो भाग गया, मोती पकड़ा गया तो हीरा भी खड़ा हो गया था, भैया चलो साथ में चलेंगे। काजी हाउस की दीवार टूट जाने पर हीरा ने भागने से मना कर दिया था। ठीक है, उसके पास अवसर था, इसके बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। देखिए, एक बार हीरा को पूरा चांस था भागने का, हीरा नहीं भागा था। एक बार मोती को पूरा चांस था भागने का, तो मोती उसे छोड़कर नहीं भागा, अकेले छोड़कर नहीं गया। इससे पता चलता है कि उनमें गहरी दोस्ती थी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर तेज धूप में यात्रा करना पड़ा। उसे यह यात्रा डाकुओं के भय से के साए में करनी पड़ी। उसे रास्ते में डाकू जैसे सूरज के देखते ही कुछ कुछ एक पैसा कहकर उसे भीख भी मांगनी पड़ी। उसका घोड़ा अस्वस्थ था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ भी गया था। तो भूल भी क्या, तो भूल जब वो रास्ता भी भूल गया था, भटक गया था। समय से न पहुंच पाने का उसे सुमति के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था। वापस आते समय उसे अपना सामान पीठ पर लाद कर यात्रा करनी पड़ी। उसे भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो लेखक के अनुसार आजकल लोग सुख का अभिप्राय केवल वस्तुओं और सामानों के उपभोग से मिलने वाली सुविधाएं समझते हैं। ढेर सारा सामान हो गया और शारीरिक सुख जो मिल गया, खान पान रहन सहन, ये भौतिक सुख जो मिल गया, इसी को सच्चा सुख मानते हैं। जबकि क्या है, लोगों आम आदमी का मानना है कि शारीरिक सुख मिल जाए, अपनी बॉडी को आराम मिल जाए, वही सच्चा सुख है। लेकिन लेखक के आधार पर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक सुख जिसमें मिले, वही सच्चा सुख है, जिससे क्या दिल खुश हो, और वही सच्चा सुख है। उपभोग लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, क्योंकि पहले के लोग सादा जीवन उच्च विचार का पालन करते थे, मैंने बताया था, और सामाजिकता और नैतिकता के पक्षधर थे। लेकिन आज उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला रही है। इससे हमारी एकता और अखंडता प्रभावित होती है। इसके अलावा यह संस्कृति भोग को बढ़ावा देती है तथा वर्गभेद को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक ताना बाना नष्ट होने का खतरा है। मैंने बताया था कि हमारी संस्कृति स्वार्थ की नहीं, परार्थ की संस्कृति है। हमारी संस्कृति भोग की नहीं बल्कि योग की है, अपनी क्या है, परोपकार की है, और दूसरों को सुख पहुंचा करके खुद आनंद होने की संस्कृति है।
विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर चलने वाली संस्कृति है। इस तरीके से बच्चों हमने ये देखा कि ये क्वेश्चन पूरे हुए। इसमें से एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि छोटी सी बच्ची का, है ना, को छोटी सी बच्ची को वहाँ पर दोनों बैलों से प्रेम क्यों बढ़ाया था। या देखिए, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसे हीरा और मोती के साथ की व्यथा देखी तो उसके मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी अब उसी तरह अभागे हैं, उसी तरह से भाग्यहीन हैं, मेरी तरह हैं, जो अपने मालिक से दूर है। जैसे मैं अपनी माँ से हमेशा के लिए दूर हो गई, वैसे ये भी क्या है, अपने मालिक से हमेशा के लिए दूर हो गया है ना। तो इसके अलावा उसके साथ में उसकी जो सौतेली माँ थी, उसे प्रताड़ित करती थी। तो यहाँ पर उन बैलों के साथ में भी सेम दुर्व्यवहार किया जाता था। इस कारण से उसे दोनों हीरा और मोती पर प्रेम उमड़ आया था। इस कहानी के माध्यम से दो बैलों की कहानी के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल भर कर आए हैं। तो देखिए, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल उभर कर सामने आए हैं। पहला है, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। दूसरा है, आज़ादी के लिए हमेशा सजग और संघर्षशील रहना चाहिए। तीसरा है, अपने समुदाय के लिए अपने हितों को त्याग देने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा है, आज़ादी बहुत मूल्यवान है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, इसके बाद काजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती है। तो काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग तो नहीं गया या तो मर तो नहीं गया। इसके अलावा काजी हाउस जो संचालित करता है, वह उनके मालिकों से पशुओं की जो खाने में और जो चार्जेस होते थे, उसका वैल्यूएशन इसी आधार पर किया करता था। कई कितना कितने दिन तक कौन पशु रहा, उसके खाने का उतना चार्ज, प्लस उसके उतने दिन फर्स्ट डे क्या है, उसके एंट्री होने पर जितना चार्ज लगता था, पनिशमेंट, है ना, जुर्माना जो था वो, प्लस जो है उस पशु के सुबह शाम के खाने पीने का जो जुर्माना होता था वो भी जोड़ा जाता था। उसी आधार पर क्या है, अगर उसका मालिक उस पशु को वापस लेने आता था तो उससे उतना अमाउंट जमा करना पड़ता था। बच्चों, ये आपके निबंधों क्वेश्चन आंसर हो गए। और इसमें से पत्र के लिए जैसे हमने कहा था, तो पत्र नगर पालिका अधिकारी को जैसे पत्र लिखना है, तो मैंने आप लोगों को भेजा था पत्र। तो पत्र में सबसे पहले
आपके ऊपर जो लिखा जाता है प्रति सेवा में, जैसे आप लिखिए, इसके बाद दोस्त पूरा पता लिखिए जिसे आप भेज रहे हैं। जैसे नगर, यहाँ पर नगर पालिका अधिकारी हो गया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो जाता है। जैसे मुख्य नगर पालिका अधिकारी उचेहरा, जिला सतना मध्य प्रदेश, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी मैहर, जिला सतना मध्य प्रदेश। विषय जल भराव रोकने के लिए भाव खेती प्रार्थना पत्र। फिर महोदय निवेदन है कि, फिर अपना पूरा पता लिखिए कि मैं, अपना नाम बता दीजिए, मैं एक्स वाई जेड, तो ए बी सी डी मोहल्ले का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पर बरसात का समय है। अब यहाँ पर बरसात के समय पर आपको जल भराव के लिए जरूर नहीं, या तो आप वैसा भर कह सकते हैं, कोई पाइपलाइन फूट गई तो पानी बह रहा है, तो पानी हमेशा भर जाता है आपके वहाँ पर रास्ते पर। या कि हो सकता है क्या है कि नालियाँ चौक है, तो पानी बरसता है, बरसात का सीजन है, तो पानी जब बरसा तो इसमें क्या है, पूरा पानी नहीं निकल पाया और लोगों के घर में पानी घुस गया। तो मुद्दा जो कुछ भी है उसे स्पष्ट कर दीजिए, और उसके निदान के लिए क्या संबंधित अधिकारी से निवेदन करिए कि भाई आप इसकी व्यवस्था करें। लास्ट में उसे कह दें कि आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी समस्या पर ध्यान देंगे। ठीक है। इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, प्रार्थी लिख देना है, अपना नाम पता लिखना है और दिनांक लिखनी है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद जैसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन आएंगे। अब आपकी बुक में तो ऐसे प्रश्न है नहीं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है। फिर प्रेमचंद्र जी हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति के लेखक कौन है, श्यामा चरण दुर्गे जी हैं। इसी अभिलाषा की ओर पाठ के लेखक कौन है, राहुल संस्कृतायन है। ठीक है। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम क्या है, धनपत राय है। प्रेमचंद्र जी का जन्म किस गांव में हुआ, तो लम्ही गांव में हुआ था। राहुल संस्कृतायन का मूल नाम क्या है, केदार पांडे है। पंडित अलोपीदीन, दरोगा का क्या नाम था, बंशीधर था। पंडित अलोपीदीन क्या है, कहाँ के निवासी थी, तो दातागंज के निवासी थी। और इस तरीके से हम क्या है, छोटे छोटे से प्रश्न जो हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। ऐसे 20 से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे और आप लोग क्या है इसे बताइएगा। जैसे कि प्रश्न आ सकता है आपका कि तिब्बत के लोग क्या पीते हैं, छंग पीते हैं। चीन में हथियार का कानून नहीं है। तो क्या है कि इनमें से कोई एक वर्ड जो तो आपका हटा दिया जाएगा, उस विषय के आपको फिल करने के लिए आ जाएगा। ऑप्शंस भी आपके पास हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस के रूप में आ सकता है, एक आंसर सही है बाकी सब गलत है। ठीक है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को तैयारी करना है। अगर आप लोगों को इसके बाद में भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग क्या है निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स ध्यान रखिए, आपको वो किस लैंग्वेज में लिख देंगे तो ठीक है, और अगर आप अपने ढंग से लिख देंगे तो ठीक है। आपका क्या केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और साथ में क्या है, जो आप ऐसा नहीं कि उसमें एक एक वचन की जगह बहुवचन, बहुवचन की जगह एक वचन करें। ठीक है।
पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करें, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का इस्तेमाल करें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।